नमस्कार दोस्तों, 3 जनवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दिन है मंगलवार और करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं आपको जानकारी देने के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और व्यापम में जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, ग्रुप 2 के, सब ग्रुप 4 के, जिसके अंतर्गत आपके पटवारी के एग्जाम आते हैं, जनसंपर्क अधिकारी के एग्जाम आते हैं, इस पे चल रहा बड़ा ऑफर 996 रुपए के साथ जो हमारे 899 के नोट्स हैं इस पूरे एग्जाम के लिए, वो इसके साथ फ्री मिल रहे हैं। साथ ही में फुल कोर्स मिल रहा है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, ऑनलाइन एमसीक्यू भी मिलते हैं, प्रिंटेड नोट्स तो आपके घर पे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पहुंचाए ही जाएंगे। करंट अफेयर्स के आपके इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे, पूरे साल 1.5 साल का करंट अफेयर इसमें रहेगा। साथ ही में इन नोट्स की आपको पीडीएफ ई बुक भी मिलेगी। ये सारी जानकारी आप नीचे दिए गए नंबर पर ले सकते हैं। अपडेटेड नोट्स एग्जाम गुरुजी के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पर उपलब्ध हैं, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके साथ आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल रही है। आप ये सारी चीजें एग्जाम गुरुजी का प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद 5 जनवरी के बाद इन नोट्स की जो कॉस्ट रहेगी वो बढ़ जाएगी। एक कोर्स अपना 1495 के आसपास का हो जाएगा, नोट्स अकेले 899 के हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज के विचारों के साथ। बिल्कुल सुबह सुबह का विचार है, लड़ता हुआ व्यक्ति कभी नाउम्मीद नहीं होता। एक ही लाइन में बात बहुत कुछ हो जाती है कि जो व्यक्ति संघर्ष करता रहता है, जो व्यक्ति जूझता रहता है, जो व्यक्ति अपना काम करता रहता है, उसके अंदर कभी भी नाउम्मीदगी की बात ही नहीं होती, वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता। उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड। आप जितने भी सफल लोगों को या आप अपने दोस्त भाइयों को, सेलेक्टेड को देखते होंगे, कैंडिडेट्स को, हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करते होंगे कि उन्होंने हमेशा कहा होगा कि आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत आवश्यक है। उसका मतलब यही होता है कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि एक सामान्य सा व्यक्ति जिसके पास काम होता है, वो सुबह उठता है, अपने काम पे चला जाता है, फिर उन्हीं उसे पता होता है कि मैं जब तक काम नहीं करूंगा, ये सारी चीजें, ये आवश्यकताओं की पूर्ति मैं नहीं कर सकता। उसी प्रकार से आपको भी पता होना चाहिए कि जब तक आप ये सारी चीजों की तैयारी नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप टेस्ट नहीं लगाएंगे, आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं लगाएंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं। लेकिन जब आप ये सब काम करने लगेंगे तो आपके अंदर का जो एक फियर होता है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। डर तभी खत्म होगा जब हम आगे बढ़ेंगे। दो ही बातें होंगी, या तो गिरेंगे, टकराएंगे, कहीं चोट लगेगी, कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक अनुभव आएगा। हम फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर कहीं टकराएंगे, फिर चोट लगेगी, फिर थोड़ा सा खून आएगा, फिर सही हो जाएंगे। ये करते रहेंगे तो हम चलते रहेंगे तो हम धीरे धीरे अपने मार्ग पे चलते चलते आगे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यानी हमारे अंदर की जो उम्मीद है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, और वो तभी जागृत होती है जब हम अपना काम करते हैं। यानी आपका जो काम है, यदि आप उसको पूरा कर रहे हैं, आप डेली कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन के साथ आप ईमानदार हैं, आपको जो करना चाहिए डेली यदि वो कर रहे हैं, तो आप कभी भी नाउम्मीद नहीं हो सकते। आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग स्तर का होगा, क्योंकि आपको अपनी कमियां, आपको अपनी सारी चीजें पता रहती हैं। तो ये थी आज सुबह की शुरुआत। शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी सुबह को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पिछले दिनों के रिवीजन के साथ। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, फिर से बन गए हैं। इन्होंने अभी फिर से शपथ ले ली है और अंडर वाटर जो मेट्रो लाइन सुरंग बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है कोलकाता की हुगली नदी पर। मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। ये किया गया है बीएसएफ का, सीमा सुरक्षा बल का है। इस ऐप का नाम है प्रहरी ऐप। कई बार परीक्षाओं में आपसे ऐप के बारे में पूछ लिया जाता है या वेबसाइट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। चुनाव आयोग जल्द ही रिमोट वोटिंग मशीन लॉन्च करने वाला है। इसके लिए इसकी शुरुआत हो गई है। एक वोटिंग मशीन लगभग जो 72 बूथ होंगे उनके निर्वाचन क्षेत्रों को संभालेगी। पहले जो है फुटबॉल खिलाड़ी थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ब्राजील के रहने वाले थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हॉकी पुरुष जो टीम थी उसमें खिताब जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है। 11-12 जनवरी को अभी जो भारतीय निर्यातक महासंघ है यानी फियो है, उसके द्वारा लघु उद्योग निर्यात सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है। ये इंदौर पे आयोजित किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो सर्वे हुआ है, भोपाल का जो राजा भोज है वो दूसरे नंबर पर है। पीवीडी और जीआईएस के लिए शहर में होम स्टे योजना चलाई जा रही है पर्यटन विभाग के द्वारा। ये चलाई जा रही है इंदौर में, क्योंकि सारे पर्यटक यहीं पर आने वाले हैं। केंद्र सरकार का जो कपड़ा परिधान मंत्रालय का इंक्यूबेशन सेंटर है, ये कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों के पहले सवाल के साथ। निम्न में से किसने हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, तो ये संभाला है दिनेश कुमार शुक्ला जी ने। और जो हमारे यहाँ का ये क्या कहते हैं परमाणु नियामक ऊर्जा बोर्ड होता है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। और ये
वैज्ञानिक हैं और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पहले कार्यकारी निर्देशक रह चुके हैं। अब इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया, 3 सालों की इनकी अवधि रहेगी। बात करी जाए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था 15 नवंबर 1983 को हुआ था। राष्ट्रपति द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया गया था और ये फिर इसके बाद इसको फिर क्या कहते हैं, सूचना दी 1986 के द्वारा इसको प्राधिकरण को नियामक परमाणु ऊर्जा अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 के तहत प्रख्यापित नियमों और सूचनाओं से लिया गया है। इसका लक्ष्य ये होता है कि भारत में जो आयनीकरण बिक्री नवीकरणीय ऊर्जा के कारण लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण में किसी भी प्रकार का जोखिम होता है, वो जोखिम ना हो। जो भी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं वैश्विक संगठनों के द्वारा, उनको पूरी की जाए। पहले सर्वे किया जाए, किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान तो नहीं होता है। ये सारी चीजें होती हैं। बात करी जाए तो इसमें कौन कौन होता है, तो एक अध्यक्ष होते हैं जो कि पूर्णकालिक होते हैं, एक पदेन सदस्य होते हैं, 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। लेकिन हमें याद रखनी है अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो दिनेश कुमार शुक्ला है। मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो मुंबई है और एईआरबी का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है स्टे सेफ ऑनलाइन। ये अभियान चालू किया गया है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसके वर्तमान में मंत्री हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी कुमार वैष्णव वो हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। और ये भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम अभी आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्च होंगे। अपने आप में कम से कम 50 MCQ वहीं से बन जाएंगे। तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस यानी G20 का DIA है, इसने लॉन्च किया है। भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे मंत्री होंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे। इसका मेन मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इसमें हमें, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में, इसका उपयोग करके लोगों के बीच में डिजिटल जो भुगतान प्रणाली होती है उसके बारे में उनको अवेयर करना है। क्योंकि कई बार डिजिटल फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो उन्हें बताना है कि आप फ्रॉड का शिकार ना हो। मूवीज भी बन चुकी हैं इसमें, आपने देखी होंगी यदि, तो हमारे आसपास के कई लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं इसमें। तो इन्हीं सब चीजों को अलग अलग माध्यम से बच्चों से लेकर के एक अलग अलग जो हमारे सरकारी विभाग है सभी जगह है, उन्हें लोगों को अवेयर किया जाएगा। जैसे साक्षरता अभियान चलाया जाता है, यातायात से संबंधित अभियान चलाए जाते हैं, तो ये एक बड़े स्तर पे अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों के साथ ठगी वगैरह ना हो। ऑनलाइन जो पेमेंट, क्योंकि भारत बहुत तेजी से यूपीआई का यूज कर रहा है और उसके साथ साथ क्या साइबर क्राइम भी हमारे यहाँ उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाने वाला है। तो वाशेनार समझौता में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें शामिल है 42 कंट्रीज शामिल है। भारत इसका 1 जनवरी 2023 से क्या हो गया है, पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारत G20 के साथ साथ वासेनार समझौते का भी अध्यक्ष है। ये इसका मोटा मोटा यदि आप बात करो तो इसका उद्देश्य क्या है इस समझौते का, तो इसका क्या है, इस समझौते का एक तरह से ये निर्यात को नियंत्रित करने वाली एक स्वैच्छिक संस्था है, जहां पर जो हथियारों का प्रयोग होता है, पारंपरिक हथियारों का प्रयोग होता है, तो उस पर नजर रखना है कि ये किसी गलत हाथ में ना जाए। तो सभी देश जो इसके सदस्य हैं एक दूसरे के साथ जो जानकारियां होती हैं उससे संबंधित वो शेयर करते हैं। भारत इस वर्ष इसकी अध्यक्षता करने वाला है और भारत 2017 में 42वें देश के रूप में इसमें शामिल हुआ था। इनका मेन लक्ष्य है पारंपरिक हथियार या दोहरे इस्तेमाल वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको नियंत्रित करना और उनकी अस्थिरता पैदा न होने पर इसका ध्यान रखना कि हथियारों की एक तरह से जो रहे चीजें रहे वो कंट्रोल में रहे। ठीक है। और इसमें जो पूर्ण सत्र में क्या होता है, सहमति के आधार पर सारे निर्णय लिए जाते हैं। वासेनार की जो व्यवस्था स्टार्ट हुई थी जुलाई 1996 में, वासेनार जो कि नीदरलैंड में है वहां से इसकी स्टार्ट हुई थी। और अभी हाल ही में 26वां इसका पूर्ण वार्षिक समारोह हुआ था, जहाँ पे 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जब आयोजित किया गया था। आयरलैंड के जो वहाँ के राजदूत थे, उन्होंने भारत के जो राजदूत जयदीप मजूमदार हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संगठन है उसके स्थायी प्रतिनिधि भी हैं, उनको इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। अनुसंधान एवं विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है स्मार्ट। ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये स्मार्ट जो प्रोग्राम चलाया गया है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आयुर्वेद जब से विशेषकर कोविड आया 2019 के बाद से काफी तेजी से ग्रोथ किया है। और अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी उसमें भी बताया गया कि वैश्विक स्तर पर भी योग को, आयुर्वेद को काफी ज्यादा डिमांड में है। तो इन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाने, क्योंकि आयुर्वेद को क्या हो गया, तो एक बहुत
पुरातन एक तरह से मान लिया गया था कि ये बहुत पुरातन और हेक्टिक वाली दवाइयां होती हैं, तो उसका बहुत सरलीकरण भी हुआ है। कई प्रोडक्ट्स हैं इतने इजी यूज हुए हैं कि लोगों को क्या हो गया है, आयुर्वेद के साथ एक तरह से आप ये कह सकते हो बहुत सेफ मेडिसिन भी मानते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है स्मार्ट, शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म है इसका स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें एक तरह से जो हमारी ये पुरातन प्रणाली है, आयुर्वेदिक प्रणाली है, चिकित्सा प्रणाली है, इसमें हम एक प्रोफेशनल्स तैयार करें, लोगों को नए तरीके से जो आवश्यकताएं हैं, आज का जो समय है उसके अकॉर्डिंग हम आयुर्वेद को ढालें, लोगों को इजी टू यूज हो वो, है ना, बहुत सारे पाउडर लेकर के उनको मिलाना या फिर कूटना, ये सारी चीजें उनको ना करनी पड़े, इजी टू यूज हो। जितना इजी टू यूज होंगी लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है और ये भारतीय चिकित्सा प्रणाली सेंटर फॉर काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक यानी CCRS इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जो दोनों मंत्रालय आते हैं ये हमारे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी आपकी प्राकृतिक चिकित्साएं होती हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो यूनानी हो, सिद्ध हो, होम्योपैथिक हो, साथ में योग हो, ये सब का सब किसके अंतर्गत आता है? आयुर्वेद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। धन्वंतरि दिवस जिस दिन होता है वो उसी दिन मनाते हैं। और आयुष मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 को हुई थी, जिसमें पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था और उनको फिर से जीवित किया जा रहा है। वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव पर हाल ही में किस देश ने विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ये जारी किया है बहुत ही छोटे से देश सर्बिया ने किया है। और ये डाक टिकट है इनके द्वारा जारी किया गया है। एक स्पेशल स्टैम्प जारी किया गया भारत के लिए और उन्होंने अपनी मित्रता के लिए किया है, क्योंकि जो सर्बिया है ये हमारे यहाँ से जो विदेशी मतलब हमारे देश के जब वहां जाते हैं पर्यटक के रूप में, तो उनको ई वीजा भी उपलब्ध कराता है। साथ ही में वहां पे पर्यटकों की, भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ावा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी ग्रीन इकोनॉमी है, एक तरह की आप ये कह सकते हो, पर्यटन को भी ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है, उसमें उसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ी है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर कि हमारी मित्रता अच्छी हो, इन्होंने एक डाक टिकट जारी किया है। ये डाक टिकट है, आजादी के 75 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं, तो उसी वर्ष पे इन्होंने अमृत महोत्सव के जारी किया है। आजादी के जो अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जब गांधी जी की दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 2021 में नहीं हुई थी, लेकिन 12 मार्च जो डेट है उसी दिन से इसकी शुरुआत की गई थी। ये उल्टी गिनती में जाएगा, तो 75वां जो सप्ताह होगा उल्टी गिनती में हमारे 15 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। यानी इस वर्ष जो 15 अगस्त आने वाला है उस दिन हमारे 1 वर्ष इसके पूरे होंगे। 75 वर्ष की जो हमारी वर्षगांठ है ये पूरी की जाएगी। और बात करें यदि सर्बिया की, तो हमारे यहाँ फल सब्जी फार्मास्यूटिकल सहित अन्य सामान का यहाँ व्यापार होता है। अब सर्बिया की राजधानी क्या है? तो सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी दे दें कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2022 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो अभी एक बड़ा ऑफर चल रहा है जो केवल 5 जनवरी 2023 तक के लिए है। अगले 2 दिन में यह ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर हमारी ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी ये रेगुलर प्राइस में आ जाएगी 499 में। 100 टेस्ट रहेंगे, 20 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, 10 फुल क्लास टेस्ट रहेंगे, 70 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, 4500 एमसीक्यू आप कवर करेंगे। इसका सारी चीजों को शेड्यूल आप जब ये एग्जाम गुरुजी ऐप में देखेंगे तो वहां पे डाल दिया गया, एक बार देख लेंगे। वहां पे एक गलती ये हो गई है, 2022 डल गया है ईयर में, तो वो जल्दी सुधार दिया जाएगा, 2023 कर दिया जाएगा। बाकी के जो नोट्स हैं ये उपलब्ध हैं, इनकी जो कॉस्ट है अभी वर्तमान में 799 है। ये जो हमारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, यानी व्यापम है या एनपीबी है, उसके नोट्स के लिए है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ेंगे हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के कितने जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NQS का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? ये कल शाम को ही प्रदान किया गया है। ये किया गया है 3 हॉस्पिटलों को। ये करंट अफेयर थोड़ा सा मुझको नहीं पच रहा था, उसका मैं कारण बाद में बताऊंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के दमोह, नरसिंहपुर और रीवा जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NQS सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अस्पताल में OPD, आपातकालीन सेवा, रेडियोलॉजी, IPD, लेबोरेटरी समेत विभिन्न जो मानकों मूल्यांकनों के आधार पर दिए गए, यहाँ पे ये जो सुविधाएं हैं जो उनका मूल्यांकन किया है उस पर काफी अच्छी मिली है। और ये जो जारी किया जाता है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय गुणवत्ता
मानक कार्यक्रम के आधार पर इसकी शुरुआत की गई थी और ये सर्टिफिकेशन इसके लिए होता है ताकि जब आप वहां पर जाए इलाज कराने तो आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। ये बात थोड़ा सा पच रही थी क्योंकि ये अस्पताल हमारे देखे हुए हैं किस स्थिति में है। खैर कोई बात नहीं। हॉकी महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें प्राप्त किया है मध्य प्रदेश की जो महिला टीम है उसने उप विजेता रही है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, पुरुष टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो अब ये सब क्या हुआ, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं जनवरी के आखिरी दिन से, तो उसमें ये क्वालिफाई कर गए हैं। और जो मध्य प्रदेश को है हराया किसने? हरियाणा की महिला टीम ने हराया है और भुवनेश्वर में ये मैच चल रहे थे। अब मध्य प्रदेश की टीम क्वालिफाई कर गई है अंडर 18 की। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है हरियाणा की कविता है, इन्होंने जीता। मध्य प्रदेश की जो डिफेंडर है योगिता वर्मा, इन्होंने डिफेंडर का जीता है। साथ में स्ट्राइकर का जो है भूमिका शाह ने जीता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 में। गरीबों को नाम मात्र की दर पर भरपेट भोजन सुलभ कराने के लिए दीनदयाल रसोई केंद्रों की संख्या 56 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मोटा मोटी बात यह है कि दीनदयाल रसोई केंद्र कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो 100 है। पहले 56 थे स्टार्टिंग में, अब ये 100 कर दिए गए हैं। और ये हमारे लगभग 10 रुपए में, या पहले 5 था, अब इसको बढ़ा दिया गया, 10 रुपए कर दिया गया है। लोगों को भरपेट भोजन यहाँ पे कराया जाता है। सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है। विशेषकर जो श्रमिक होते हैं या जो हमारे जो प्रवासी होते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। ये शुरुआत में उतनी प्रचलित नहीं हुई थी, लेकिन जब कोविड आया था उस टाइम पे ये योजना बहुत सारे जो गरीब वर्ग थे उनके लिए बहुत लाभ देने वाली थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुराज कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गरीब आवासहीनों के लिए, जिनके पास, ऐसे गरीब जिनके पास आवास नहीं है। ये कॉलोनियां थोड़ा सा हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लिया जाए। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ अभी एक जो माफिया है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, उससे सरकार ने लगभग 23,000 एकड़ जमीन क्या करी है? आजाद करी है। और इनकी जो कॉस्ट वैल्यू बताई जा रही है वो लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। अब सरकार का उद्देश्य ये है कि ये जो भूमि है इस पे क्या किया जाए? सुराज कॉलोनियां बसाई जाए, जो ऐसे गरीब जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास उपलब्ध कराया जाए। और इसकी जो शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री ने 18 दिसंबर को भोपाल का नीलबढ़ क्षेत्र, वहां से इसकी शुरुआत करी। 40 एकड़ जमीन पे उन्होंने सुराज कॉलोनी जो है उसका निर्माण का भूमि पूजन किया है। तो आपसे यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सुराज कॉलोनी, ठीक है। दूसरा आपसे बन सकता है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 18 दिसंबर को हुई थी। ये डेट ना पूछी जाए तो उसकी जो शुरुआत हुई थी भोपाल का जो नीलबढ़ क्षेत्र वहां से हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। प्रश्न क्रमांक 10 है कि मध्य प्रदेश में युवा समागम कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 13 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, तो उस दिन युवा उत्सव मनाया जाएगा। साथ में सारे युवा जब इकट्ठा होंगे तो वहां पे उनसे संवाद होगा। संवाद होने के बाद सारे युवाओं का वहां पे समागम होगा। तो ये जो सारे का सारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, आपसे ये पूछा जाए किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाता है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। किसकी जयंती पे किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पे किया जाता है। लेकिन ये खबरों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि 13 जनवरी को ही राज्य स्तरीय रोजगार मेला भी लगने वाला है। ठीक है, तो एक ये भी राज्य स्तरीय युवा रोजगार मेला भी लगने वाला है। ये 13 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर सरकार क्या है कि अभी आप लगातार खबरों में पढ़ रहे होंगे, युवा नीति के लिए राज्य युवा नीति की घोषणा भी होने वाली है। युवाओं से इसके बारे में उनके लिए जा रहे हैं कि आप लोगों के कुछ अनुभव है, सुझाव है, तो आप उसके लिए सरकार क्या कर रही है? अलग अलग पोर्टल के माध्यम से उनके सुझाव आमंत्रित कर रही है। आपके पास भी कोई सुझाव है तो इस पोर्टल पे, ये जो हायर एजुकेशन का पोर्टल है, माई गवर्नमेंट, एमपी माई गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहां पर भी आप उनको सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और कायदे से सुझाव देना भी चाहिए। कितना सुना जाएगा ये हम बाद में देखेंगे। और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम होगा ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कराया जाएगा। हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे संचालित है। आप सभी लोगों के आंसर राइट थे। 5 की संख्या आप सभी ने बताई थी। कुछ लोग थोड़ा सा भटक गए थे, 4 में अटके थे, लेकिन 5 राइट आंसर है। आप सभी ने लगभग उसके बारे में, पूरे जो हमारे हवाई अड्डे हैं सभी के बारे में जानकारी दे दी थी। कुछ अतिरिक्त जानकारियां यहाँ पर थी, सरकार के द्वारा डाली गई है, जो वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि मध्य प्रदेश में 5 व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं। ये बिल्कुल आप लोगों का फैक्ट सही है। इसके अतिरिक्त 25 सरकारी हैं और 3 निजी हवाई पट्टियां मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं। ठीक है, ग्वालियर में ड्रोन स्कूल प्रारंभ किया गया, ये हमने करंट अफेयर्स में लगातार पढ़ा और आपसे पूछा भी है। और टोटल 5 ड्रोन स्कूल हमारे यहाँ चलेंगे ग्वालियर सहित मिला के, बाकी के 4 ड्रोन और खोले जाएंगे।
इसके अलावा भोपाल इंदौर के बीच में एक मेगा निवेश क्षेत्र में हवाई अड्डे का विकास बनाने की सरकार की योजना है और वो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में स्ट्राइक का सुदर्शन चक्र कोर है। वहीं पे ग्वालियर की यदि हम बात करें तो ग्वालियर में आईएएफ के नंबर 179 स्क्वाड्रन यानी विमान प्रकार जहाँ पे मिराज उतर सकता है, उस प्रशिक्षण केंद्र भी है। साथ में पीएलआर प्रणाली के निजी क्षेत्र की जो पहली रक्षा इकाई थी, जिसमें राज्य में निजी निवेशकों को क्षेत्र खुलने के बाद ग्वालियर में स्थापित किया गया था। गन गैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? खमरिया में है। आयुध फैक्ट्री कटनी में है। दूसरी कहाँ है? इटारसी में है। जबलपुर में रक्षा वाहन केंद्र है। और जो प्राइवेट गन्स की फैक्ट्री है वो भी कहाँ खोली गई है? ग्वालियर के पास खोली गई। तो ये सारी की सारी चीजें थी। और करंट अफेयर्स की आपकी जो क्लासेस हैं, ईयरली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, ये यूट्यूब पे प्लेलिस्ट इनकी बना दी गई है। एक बार आप उनका नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये क्लास एक दिन बढ़ा दी गई है, उसका कारण ये है कि पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो इकट्ठा किया जा रहा, प्रॉपर किया जा रहा, ताकि क्लास हमारी अच्छी हो। और आप लोग घबराइए नहीं, क्लास सभी लगेंगी। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, जो इसके आपका समय लें, आप सभी का जो बहुमूल्य समय है उसको, वो आपका लाभप्रद होना चाहिए। उससे प्रश्नों की बनने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए। करंट अफेयर यदि पसंद आ रहा है तो उसको आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें। आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। कारोपनी प्राकृतिक हिरण पार्क ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उस जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देनी है, पार्क के बारे में दे देनी है। इनमें से कोई एक आंसर है। आप सभी इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ में 4 से 5 डिटेल्स देंगे। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी उनको लाइक देगा। साथ में जो कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे उनको एग्जाम गुरुजी हार्ट देगा। एमपीपीएससी के प्री और मेंस कोर्सेज में चल रहे हैं ऑफर, आप इनको परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर दिसंबर तक थे, लेकिन अभी थोड़ा सा चलेंगे। 5 जनवरी से 10 जनवरी तक ये ऑफर चलते रहेंगे, आप इनको परचेज कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।